हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल समझ। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर पेपर। और ये पेपर हुआ था 22 अगस्त 2022 को शिफ्ट 3 में। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर पेपर 22 अगस्त 2022 शिफ्ट 3 में ये पेपर को लिया गया था और ये सीबीटी का पेपर था। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इसका पूरा सॉल्यूशन। तो बने रहे हमारे साथ लास्ट तक। इस वीडियो में थोड़ी सी लंबी हो सकती है, ठीक है। हम यहाँ पर सभी क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, कैसे ये क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन ये बने हैं और इनका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं यहाँ पर पूरा सीरीज लेकर के आया हूँ आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर का, जिससे आपको तैयारी करने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं बन पा रहा है वो सारा आपका यह डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, सबसे पहले कह रहा है कि आपको एक प्रश्न दिया हुआ है, ये प्रश्न दिया हुआ है और इसमें कहता है कि ये निष्कर्ष है। तो यानी कि ए बराबर है एफ का, एफ बड़ा है बराबर है एस का। तो कहता है कि आप देखिए, पहला निष्कर्ष है कि एस छोटा है जी से। हम देख सकते हैं कि एस कहाँ है और जी कहाँ है, मतलब एस और जी का कोई रिलेशन ही नहीं आपस में दिख रहा है। तो इसका तो हम बता ही नहीं सकते हैं। ठीक है, और देखिए एस और ए का रिलेशन दिया हुआ है, एस और ए एक ही साइड में है। कह रहा है कि यहाँ पर एफ हमारा ए के बराबर है। आप देख सकते हैं एफ किसके बराबर है, ए के बराबर। तो हम लिख सकते हैं ए ग्रेटर देन इक्वल टू एस। तो इसका तो उल्टा ना हमें पूछा हुआ है, यहाँ ए बड़ा है एस का, यहाँ एस बड़ा बता रहा है, तो ये भी हमारा गलत है। तो यहाँ पर होगा न तो निष्कर्ष एक और न ही निष्कर्ष दो, ये सत्य है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भी, बाकी ये सभी क्या हो जाएंगे, आपको गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अगला। श्वेत का वह घटक जो कांच के प्रिज्म से होकर गुजरने पर सबसे अधिक विचलित होता है। अब कौन सा वो घटक होगा? देखिए, आप जानते हैं एक प्रिज्म है, एक प्रिज्म से जब हम कोई सन रेज यानी कि जो सूर्य की किरणें से पास कराते हैं, तो ये 7 रंगों में अलग अलग रंगों में ये बट जाता है। ठीक है, आप सभी ने ये पढ़ा होगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा विचलन का जो होता है वो होता है बैगनी का। बैगनी का होता है, आप याद रख लेंगे, ये होता है बैजानी, हा, पी, फिर ना और ला। ये आप वर्ड याद रखें, बैजानी, हापी, नाला। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये 7 कलर होते हैं। 7 कलर इसमें से जो आपको विक्षेपित होते हैं। ठीक है, विबज्योर लिखते हैं, विबज्योर, विबज्योर लिखते हैं। यानी कि बैगनी, जामुनी, नीला, तो ये वायलेट, फिर ये आपका जामुनी हो गया, इंडिगो, फिर ये ब्लू होता है, फिर ग्रीन होता है, येलो होता है, नारंगी ऑरेंज होता है और उसके बाद रेड होता है। तो ये आप सीरीज याद रखेंगे तो आपको ये बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2022 तक, मार्च 2022 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वो है एन वी रमना। मार्च 2022 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो एन वी रमना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव नर में वृषण उदर गुहा के बाहर एक थैली में क्यों मौजूद होते हैं, जिसे अंडकोश कहा जाता है? देखिए, ये आपका बायोलॉजी वाला क्वेश्चन है, तो इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है। इसका करेक्ट आंसर होगा, यह शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर के तापमान को 2 डिग्री कम बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, तो ये शुक्राणु निर्माण के लिए कि आप जो टेस्ट होते हैं ना, जो पेनिस के नीचे होते हैं टेस्ट होते हैं, तो वो बाहर क्यों रहता है, एक थैले में बाहर क्यों मौजूद होते हैं? कहता है कि बॉडी के टेम्परेचर से उसको अलग करके रखा जाता है, इसलिए उस टेस्ट को बाहर ही, ऐसा बनावट ही है मनुष्य के शरीर का जो बाहर रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि एक दुकानदार ने 5 रुपये प्रति अंडे के दर से 12 दर्जन अंडे खरीदे। देखिए, ये आपका लाभ और हानि का क्वेश्चन है। यहाँ कहता है कि हम पहले निकाल लेते हैं क्रैमूल हमारा कितना है। तो क्रैमूल हमारा मिल गया कितना, 5 रुपया एक अंडा का दाम है। तो एक दर्जन का कितना होगा, 5 गुने 12, यानी कि 60 रुपया हो गया एक दर्जन का। और कितना दर्जन अंडा खरीदा है, तो 12 दर्जन अंडे खरीदे हैं। तो ये इसने कितने दर्जन अंडे खरीदे, 12। तो 12 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो होता है 720 रुपया। इसने क्या दिया, ये आपका कॉस्ट प्राइस। अब कहता है कि परिवहन के दौरान 12 अंडा टूट गया, एक दर्जन टूट गया, बचा कितना, 11।
तो सेलिंग प्राइस जो सेल करता है कितना बचा है, 11 दर्जन बचा हुआ है। अब देखते हैं बचे हुए अंडे को 6 रुपया प्रति अंडे के दर से बेच दिया। एक अंडा का कीमत 6 रुपया, तो 12 अंडा का कीमत कितना हो जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन टोटल को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास में आता है, देखिए 11 इंटू में 72। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे देखते हैं 72 को 72 दो 7 9 700, यानी कि आ गया 792 रुपया। यानी कि खरीदा है कितना में, 720 में, बेच कितना रहा है, 792 का। आपको क्या निकालना है कि कितना उसका लाभ का प्रतिशत, ये क्वेश्चन में कर लाभ हुआ है, तो लाभ तो होबे नहीं किया है। 720 में खरीदे हैं, 792 में बेचे हैं, लाभ तो होबे किया है। तो लाभ बराबर लिखेंगे, लाभ कितना होगा, जितना आपका सेलिंग प्राइस है उसमें से घटा दीजिए कॉस्ट प्राइस को, यानी कि 792 में से 720 घटा दीजिए और डिवाइड कर दीजिए 720 से, और गुना हो जाएगा 100। हाँ ठीक है, इसको आप 100 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसको देखेंगे ऊपर कितना आ गया, 792 में 720 गया तो आ गया 72, नीचे आ गया 720 गुना 100। इसको जब आप कटाते हैं तो 72 से एक बार में, यानी कि बन गया कितना, 10। तो ये 10% आपका क्या मिला, यहाँ पर आपका लाभ मिलता है। तो 10% आपका ये करेक्ट आंसर होगा, बाकी आपका करेक्ट आंसर नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर देना है आपको। इसमें कुछ कवि हैं, राइटर्स हैं, टीचर्स हैं। कहता है कि आरेख के आधार पर बताइए कि कौन सा कथन सही है। पहला कहता है कि ऐसे शिक्षकों की संख्या 20 है जो लेखक और कवि दोनों हैं। देखिए शिक्षक है, लेखक है, कवि है, ठीक है। तो मतलब तीनों को मिला करके देखिए, तीनों को जो ये आपका मिल रहा है ये एक संख्या है 20, तो बिल्कुल ये सही आंसर है। फिर कहते हैं ऐसे कवियों की संख्या 44 है जो शिक्षक भी है। तो शिक्षक और पोएट ये मिला के करा कि 44 है, 44 थोड़ी है। कहता है कि वो तो 28 से न है, जो टीचर भी है और पोएट भी हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। पहले ही हमको आंसर सही मिल गया, तो बाकी हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन वाला सही वाला ये आंसर होता है। अगला अगला देखते हैं। इसमें कहता है कि एक पंक्ति में कुछ निश्चित संख्या में व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। ठीक है, अब उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए, तो हम एक पंक्ति बना लेते हैं और ये हमारा डायरेक्शन होगा उत्तर का। डी एच के ठीक दाएं स्थान पर बैठा हुआ है। एक बार जानते हैं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक बार हमें पूरा स्टेटमेंट को पढ़ लेना होता है, बाद में डिसाइड करते हैं कैसे हम इसको सजाएंगे। ए सी के बाएं से तीसरे स्थान पर है, एच एल और एल के बीच में बैठे व्यक्ति के दाएं से पांचवें स्थान पर रहता है। देखिए यहां पर हमें एक मिल गया, डी पंक्ति के सबसे दाहिने छोर पर बैठा है, यानी कि डी को हम यहां बैठा देंगे, डी सबसे दाहिने पर है। अब हम स्टार्ट करेंगे आगे से, यानी कि हमें ये डी का करेक्ट पोजीशन पता चल गया, यानी कि प्रश्न को पूरा पढ़ने से ये पता चल जाता है कि लास्ट में यानी कि फिक्स स्थिति किसका है। ठीक है, अब कहता है कि डी एच के ठीक दाहिने बैठा है। तो अगर हम एच को यहाँ लिखते हैं तो एच का दाहिने हो जाएगा डी, ठीक है, ताकि फेस हमारा इधर की तरफ में है। अब कहता है एच सी के बाएं से तीसरे स्थान पर, अभी हमें ए सी के बारे में नहीं पता, हम अभी नहीं लिखेंगे। एच और एल के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। देखिए एच और एल के बीच में 1 2 3 यहाँ 4, तो यहाँ पर आ गया एच और एल के बीच में 3 व्यक्ति है। अब देखिए एच के इस साइड में क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि बता दिया कि सबसे दाहिनी छोर पर सिर्फ डी बैठा हुआ है, इसलिए हम एच के इस साइड में नहीं गए, दाहिने में नहीं गए। एच और एल के बीच में 3 व्यक्ति हैं। एल सी के दाएं से पांचवें स्थान पर है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ सी हो गया, सी के दाहिने से पांचवें स्थान पर आपका एल आ गया। 2 2 4 1 5, सॉरी ये 5 नहीं होगा, यहाँ पर आपको हाँ सी यहाँ लिखेंगे, 1 2 3 4 5, सी जो है सी के दाहिने से एल पांचवें स्थान पर आ गया। अब देखिए अब क्या कहता है कि ए सी के बाएं से तीसरे स्थान पर है, सी का दाहिना इधर है, तो सी का बाएं से यहाँ पर आ गया 1 1 2 और एक आ गया 3। अब ए और सी का भी स्थिति हमने पता कर लिया। ए सी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, सी का दाहिना इधर, सी का बायां इधर, यानी कि इधर जाएंगे तो दाहिना बनेगा दाएं, और इधर जाएंगे तो बायां बनेगा। इतना तो आपको पता ही होगा। ठीक है, ये आपका राइट हो गया और ये आपका लेफ्ट हो जाता है।
देखिए हम हिंदी में कंफर्टेबल इसलिए हम हिंदी को अब बताए हैं। इंग्लिश में आप चाहें तो इंग्लिश में भी ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए इस क्वेश्चन का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको हमने लिंक डाल दिया अपने प्ले स्टोर ये अपने एप्लीकेशन का प्ले स्टोर पे जाके अपना हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर वो ये पेपर आपको फ्री में उपलब्ध है। ठीक है, वहाँ से आप पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। सोल्यूशन मैं यहाँ पर आपको बता दिया हूँ, बाकी प्रैक्टिस करना आपका वर्क बचता है। तो ठीक है, अब यहाँ पर कहता है कि पंक्तियों में यदि और कोई व्यक्ति नहीं बैठा तो कुल कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो आप इस सभी को काउंट कर लीजिए कितना व्यक्ति इसमें बैठा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 14। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए क्वेश्चन को बनाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अदरवाइज अदरवाइज क्वेश्चन बनाने में टाइम नहीं लगता है, बहुत ईजी क्वेश्चन से बन जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि जनवरी 2022 में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए डिजिटल सरकार मिशन का क्या उद्देश्य है? तो ये उद्देश्य सेवाओं को नागरिक की आवश्यकता को पहले से ही अनुमान लगाना, इसके पहले कि लोगों तक ये सेवाओं तक पहुंचे। ठीक है, अगला देखते हैं। कहता है कि उस समूह का चयन करें। देखिए यहाँ पर दे दिया है कि 5 62 और 7 से संबंधित है। ठीक है, तो और उसी तरह से 8 88 112 भी संबंधित है। तो कहता है कि आपको इन चारों में से बताना है कि कौन सा इसको फॉलो कर रहा है। हम देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर अगर हम इसकी बात करते हैं तो लिखेंगे अगर 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 का हो जाएगा हमारा कितना? 25 और 7 का हो जाएगा 49। इन दोनों को ऐड करते हैं तो 9 5 14, 4 2 6 1 7। इसमें से इसका समेसन अगर हम घटा देते हैं, इसका अगर समेसन घटा देते हैं 7 प्लस 5 12, तो 12 घटाएंगे तो 2 और ये 62 मिल जाता है। तो हमारा ये बीच वाला अंक मिल जाता है। मतलब पहले और आखिरी का स्क्वायर करके जोड़िए और पहले आखिरी को एडिशन से उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो ऐसा फॉलो हमको कहाँ मिल रहा है? तो ऐसा मिल रहा है हमको लास्ट में। देखिए यहाँ पर 7 7 49 करेंगे और 9 81 करेंगे। 9 1 10, 8 4 12 के 2 1 3 13। ठीक है, इसमें से घटा दीजिए कितना? 9 और 7 16, इसमें से घटा देंगे तो 10 में से 6 गया 4 और 2 में से गया 1 114। तो बीच वाला आंसर आपको मिल गया, तो आपका ये करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगला है कि हरितेजा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने स्कूल गया और 20 की गति से लौटा, तो औसत गति कितनी है? देखिए औसत गति जो होता है, औसत गति का फॉर्मूला आप याद रखिए, ये होता है कुल दूरी बट्टा कुल समय। ये आपका औसत गति का फॉर्मूला है। कहता है 4 की गति से स्कूल गया, तो अब मैं दूरी नहीं दिया है, तो मान लीजिए माना हमारा कितना दे, माना दूरी यहाँ पर जो आपका डिस्टेंस है, दूरी हमने मान लिया 20 किलोमीटर का। आप कुछ भी मान सकते हैं। ये 4 के स्पीड से गया, 4 का हमने मल्टीपल लिया, 20 दिया तो इसलिए हमने 20 ले लिया हुआ है ताकि कैलकुलेशन ईजी रहे। तो दूरी 20 है, तो जाने में उसको समय कितना लगा? ठीक है, यहाँ से जाने में 1 घंटा में 4 किलोमीटर चल रहा है, तो जाने में 20 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगा? तो 5 घंटा यहाँ का लगा। तो हमको जाने में कितना समय लगा? 5 घंटे का। और उधर से जब वो आता है तो 20 की स्पीड से आ रहा है, तो आने में कितना समय लगा? आने में हमको 1 घंटे का समय लगा। कुल समय कितना हो गया? 6 घंटे का हो गया। और कुल दूरी कितना? गया 20 किलोमीटर, आया 20 किलोमीटर, तो कुल दूरी हो गया 40 और समय हो गया हमारे पास 6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 20/3, हमारा आंसर हो जाएगा 20/3 क्या? किलोमीटर पर आवर। देखिए कितना ईजी क्वेश्चन है, कितना ईजी क्वेश्चन ये देता है, मतलब आपको मौखिक रूप से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगला है कि नीचे दिए गए अक्षर समूह युग्मों में पहला अक्षर समूह। अब देखिए यहाँ पर आपको ये बताया है कि आपको इससे ये कनेक्टेड है, तो आपको बताना है कि कैसे फॉलो कर रहा है। अब देखिए यहाँ लिखा है HCM और यहाँ लिखा है MH और R, यानी H से M हुआ है कितना? H का अगर हम इसका प्लेस देखें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में तो 8 नंबर पे होता है और ये होता है 13 नंबर पे। कितना बढ़ा? 5। C हमारा 3 नंबर पे होता है और H हमारा 8 नंबर पे होता है। ये भी कितना बड़ा है? 5। यानी कि +5 का ये रेशियो यहाँ पर चल रहा है। M 13 होता है और ये 18 होता है, तो यहाँ भी हमारा +5 हुआ है। तब देखिए कहाँ पर +5 का रेशियो बन रहा है। ठीक है, ये जो +5 का आपका रेशियो बन रहा है, देखिए U कितना पर आता है? 21 नंबर पे।
ठीक है, और जेड कितना पता है 26 पे, तो ये आपका 5 का रेशियो बन रहा है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। बाकी देखिए जी और एच नहीं बन रहा है, 6 और 1 6 2 8 का रेशियो बन रहा है, +2 बन रहा है, यू और एल का रेशियो बन ही नहीं रहा है, पी और टी का रेशियो भी नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक अवतल दर्पण। देखिए ये दर्पण है, आपको इसमें दर्पण और लेंस दो गो आता है, तो ये दर्पण है, तो दर्पण का सूत्र आपको पहले याद होना चाहिए 1/f बट्टा 1/v प्लस 1/u। अगर लेंस होता तो यहाँ पर ये माइनस हो जाता। अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है ना, ये नेगेटिव साइन होता है, और दर्पण में आपका फोकस दूरी भी क्या होता है, ये भी आपका नेगेटिव होता है। तो आपको इसमें साइन सिंबल याद होना बहुत जरूरी है। अगर आप साइन को आपको नहीं पता है तो आपका ये आंसर करेक्ट नहीं बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब है किसको डिनोट करते हैं, भी से करते हैं, यहाँ से किसको डिनोट करते हैं, एफ से। तो निकालना है बिंब दूरी किसको, यू का वैल्यू यहाँ से निकालना है। ठीक है, यानी कि हमें क्या क्या दिया है, एफ बराबर दिया है -20 सेंटीमीटर और भी बराबर दिया है -60 सेंटीमीटर। तो आपसे यू पूछा है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए 1/-20 1/-60 अब प्लस 1/u। यहाँ से आप इसको जब सॉल्व करेंगे 1/u बराबर, इसको यहीं छोड़ देते हैं, 60 को इधर ले जाते हैं, तो 1/60 माइनस 1/20, 60 और 20 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा हमारा 60, 1 - 3 यानी कि -2 बट्टा में 60 की वैल्यू आ रही है। यानी कि इसको कटाएंगे तो -1/30 आ रहा है। ये किसका वैल्यू है, 1/u का वैल्यू आया, तो u हमारा कितना हो जाएगा -30 का, तो आंसर हो जाएगा हमारा b -30। ये 1/u है ना, तो u का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा, तो यहाँ जाएगा -30 आंसर होगा। चलिए अगला है, कहता है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल किया गया है। अब नीति निर्देशक सिद्धांत को शामिल किया गया है, हम सभी जानते हैं किसमें, अनुच्छेद नंबर 40 में, जो ये निश्चित करेगा कि कौन सा हमें कदम उठाने की शक्ति प्रदान करेगा, तो इसका ये आंसर होगा अनुच्छेद नंबर 40। चलिए नेक्स्ट है, झारखंड की गुआ खदानें निम्नलिखित में से किस किस खनिज से संबंधित है, तो ये है लौह अयस्क से संबंधित। जो झारखंड से बिलोंग करते हैं उनको ये अच्छे से पता होगा, उनमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट है कि इसका आपको वैल्यू बताना है, क्या होगा इसका मान। अब देखिए अंडर रूट में दिया है 0.030625 और अगेन दिया है 0.001225। देखिए ऊपर का गिनेंगे 3 3 6 अंक, नीचे भी गिनेंगे 3 3 6 अंक, यानी कि हम पॉइंट जीरो से हटा सकते हैं, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और 0 0 भी काट सकते हैं क्योंकि सेम है, तो लिख सकते हैं 30 625 और यहाँ पर लिखेंगे 1225 का। अब 0 1225 लिखे चाहे 1225 लिखे, बात तो बराबर है, तो 1225 जब इसको आप कटाएंगे इससे तो ये कट जाएगा 25 बार में, अंडर रूट 25 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 5, तो आंसर हो जाएगा इसका डी 15 का 5। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिक डोबेराइनर का त्रिक नहीं है। अब देखिए डोबेराइनर क्या थे, डोबेराइनर एक आपको साइंटिस्ट थे, जर्मन के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने अपना त्रिक का नियम दिया था। उन्होंने देखा कि ऐसे समूह बनाते हैं कि जिनके तत्व का परमाणु भार लगभग बराबर है, अन्य दो तत्वों के परमाणु भार का औसत है, तो उसको उन्होंने ऐसा त्रिक नियम दिया था। तो उनके त्रिक नियम के अनुसार ये जो थर्ड नंबर है ये त्रिक नियम में नहीं आता है, बाकी सभी इनके त्रिक नियम में आता है, तो इनका करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, केवल 3, यानी कि ये बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, रमेश ने बैंक में 5% के वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1232 रुपए का निवेश किया था, 3 वर्ष बाद राशि कितनी मिलेगी। देखिए यहाँ पर सब लोग कंफ्यूज होते हैं, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100, ये ब्याज है, कितना रुपया दिया है 1232 का, आर की वैल्यू कितनी है 5% के दर से दे रहा है, कितने समय के लिए 3 साल के लिए, डिवाइड बाई 100। इसको जब आप सॉल्व करेंगे 5 से 100 गया 20 बार में, और इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 1232 को, यानी कि 12 तिहाई 36 हो गया और 32 तिहाई 96 हो गया, डिवाइड बाई 20,
2 से इसको कटाएंगे तो 2 से गया आपका 18, 18 दूनी 36 और 48 दूनी के 96 होता है, और 0 से कटा देंगे, यहाँ पर आ गया। मतलब आपका एसआई की वैल्यू आ गया कितना, 184.8। ये इतना रुपया हो गया आपका कितना, सिंपल इंटरेस्ट हो गया बस। तो आपका ये आंसर नहीं हुआ। आपसे पूछा हुआ है कि 3 वर्ष बाद उसे कितनी राशि मिलेगी। तो हमको जो राशि मिलेगी ना यहाँ पर, ये राशि क्या होगा, आपका जितना आपका पी है और जितना आपका एस आई है। तो पी कितना है आपका 1232 है, और एस आई कितना आ गया 148, सॉरी 184 और 0.8। तो इनको अब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1416 रुपया 80 पैसा। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो यह आएगा 1416.80 रुपया। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो मैं तो टाइम लगेगा ही। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में बिल्कुल आ रहा होगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। चलिए, नेक्स्ट है कि दो दोस्त अनुज और मैथ्यू की मासिक आय 5:7 के अनुपात में है। अब देखिए यहाँ पर आय दिया है इन लोग का, आय कितना है 5:7 में, और दो लोग 10,000 रुपया प्रति माह बचाता भी है दोनों। ठीक है, उसके बाद व्यय, यानी कि व्यय जो खर्च कर रहा है इसका अनुपात दिया है 2:3 का। कहता है कि अनुज की आय ज्ञात कीजिए कि अनुज कितना कमा रहा है। हम जानते हैं बचत बराबर क्या होता है, बचत बराबर क्या होता है, कहता है कि लास्ट में, हाँ, उनके व्यय का अनुपात 2:3 है। तो बचत बचत बराबर क्या होता है, जितना हमारा आय होता है, ठीक है, और जितना हम खर्च कर पाते हैं, जितना व्यय खर्च करते हैं हमारा बचत होता है। तो बचत हमें कितना दिया है, 10,000 दिया है। तो आय में से व्यय को घटा देंगे, ठीक है, आय में से व्यय को घटा देंगे, और तो व्यय घटाने को हमको क्या मिलेगा, बचत मिलेगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि अगर अगर हम लिखें कि 5x कमा रहा है कौन, अनुज, ये हमारा अनुज कमा रहा है, और मैथ्यू कमा रहा है कितना 7x, और बचा कितना रहा है 10,000। इतना रुपया हमको 5,000 कमा 5x कमाया और बचत किया 10,000, तो हम लिख सकते हैं कि 5x माइनस 10,000, ठीक है, और बट्टा करते हैं 7x माइनस 10,000 का। तो ये आपका किसका रेशियो हो गया, बचत का ना हो गया। 5x कमाया, 10,000 बचाया, तो खर्च कितना किया, खर्च किया हमको, ये व्यय है 2:3 का, खर्च किया हमको 2 का, ये इसका 3 का। अब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए 5 से 3 में जाएंगे तो क्या होगा, 15x माइनस ये होगा 30,000 30 के, और 2 से जाएगा 7 दूनी 14x, और 2 से जाएगा 20, 2 से 10,000 यानी कि 20 के। अब 15 में से 14 जाएगा तो x, और 30 इधर जाएगा तो प्लस 30 में से 20 गया तो 10, यानी x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 10,000। तब पूछ रहा है कि किसका, अनुज का आय ज्ञात कीजिए। अनुज है 5x, तब 5 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 50,000 इसका आय हो जाएगा। देखिए हमने यहाँ पर रेशो किसको अनुपात में लिया है, इसके बचत को। तो जितना कमा रहा है, जितना सॉरी ये व्यय वाला है, जितना खर्च कर रहा है, जितना कमा रहा है, जितना उसे घटा रहा है, जितना बचा रहा है तो उसको घटा दिए, तो जितना बचा हुआ हमारा व्यय में गया। तो इस इक्वेशन को फॉलो करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है जिसके मूल 7/3 और 12/5 है। अब देखिए इसके दो तरीके हैं निकालने के। एक होता है द्विघात समीकरण का इक्वेशन, आप इस तरह से बना सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, मूलों का योग इंटू एक्स, और प्लस यहाँ हो जाता है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर 0। एक ये हमारा इक्वेशन बनता है। और दूसरा इक्वेशन क्या बनता है कि अगर आपको मूल पता है तो आप यहाँ पर एक बार जोड़ लीजिए, ठीक है, और अगर आपको मूल पता है तो आप दोनों को इस तरह से कर लीजिए, चूंकि दोनों ही प्लस में है तो x माइनस 7/3 एंड x माइनस 12/5 बराबर 0। या तो इसको सॉल्व कर लीजिए या तो इसको सॉल्व कर लीजिए, दोनों से आंसर आपको सेम आएगा। देखते हैं, देखिए यहाँ आएगा 3x माइनस 7 इंटू 5x माइनस 12। अब नीचे है यहाँ पर 3 और नीचे यहाँ पर आपका 5 बराबर 0। 5 और 3 मिलके क्या हो जाएंगे, तो 0 हो जाएंगे।
इतना तो आपको क्लियर होगा, इतना तो समझाने की इसमें जरूरत नहीं पड़ रही होगी। ठीक है, तो अब इन 3x को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 15x। अब 3x से 12 में जाएगा तो 12 36x, 7 से 5 में जाएगा 35x और माइनस 12 सते 84 बराबर 0। यानी कि हो जाएगा इक्वेशन 15x माइनस 36 35 मिलके 71x, सॉरी एक्स स्क्वायर होगा ये, और माइनस 84 बराबर 0। यानी देख लीजिए आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ईसाई धर्म के पवित्र ग्रंथ का क्या नाम है, जिसमें 2 भाग हैं। अब देखिए ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ सभी लोग जानते हैं कौन सा होता है, तो बाइबिल होता है। तो कितना इजी इजी क्वेश्चन आपसे दिया हुआ है यहाँ पर, मतलब ग्रुप डी का आपको तैयारी करना है तो आपको बेसिक से चीज़ें आपको बस पता होनी चाहिए। अगेन है 3 कथन है और इन कथन को बताना है कि कौन सा निष्कर्ष आपको फॉलो कर रहा है। देखिए इसमें वेन डायग्राम बनते हैं, वेन डायग्राम मतलब कुछ पर्स चाबियां हैं। हमने यहाँ पर पर्स बना लिया और यहाँ पर लिख दिए हमने चाबी, सी से डिनोट करें तो कुछ पर्स चाबी हैं, सभी लॉकर चाबी हैं। देखिए थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा, तो ऐसे नहीं बनेगा। यहाँ पर हमने बनाया पर्स को और ये हमने बनाया चाबी। अब कहता है कि सभी लॉकर चाबियां हैं, तो इसमें जो लॉकर होगा ये सभी लॉकर हो गया, चाबियां हैं। सभी चाबियां पिन हैं, जितना चाबी है वो क्या है, पिन है, मतलब ये सभी होगा एक बड़े से इसमें, ये हो गया हमारा पिन। ये आपका करेक्ट वेन डायग्राम बन गया। अब आपको निष्कर्ष पे आते हैं, कहता है कुछ पर्स पिन है। देखिए पर्स और पिन इसमें मैच कर रहा है ना, पिन वाला भी पर्स में आ रहा है तो मतलब क्या है, सही है। कोई पिन पर्स नहीं है, अरे पिन तो पर्स है ही है, ये तो गलत बात हो गया। तो केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करेगा, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोकबोरोक त्रिपुरा की राजभाषाओं में से एक है। जनवरी 2022 को त्रिपुरा ने कौन से कोकबोरोक दिवस मनाया था। तो जनवरी 2022 में इसने अपना 44वां कोकबोरोक दिवस मनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हेक्सिन की समजातीय श्रृंखला का अगला सदस्य होगा। तो देखिए हेक्सिन है, हेक्सिन यानी कि 6 नंबर पर आता है, पेंटीन होता है 5 नंबर पे, तो 7वां नंबर पे आता है हेप्टीन हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा हेप्टीन। अगेन आपको एक सिचुएशन का क्वेश्चन है, कहता है कि कुछ लोग हैं उत्तर की मुख करके बैठे हुए हैं। अब इसके बाद सिचुएशन है, क्या है सिचुएशन, तो पहले हम एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं और उत्तर दिशा हम मार्क कर लेते हैं ऐसे। इसमें कर रहा है कितने लोग हैं, 3 3 6 एक 7 लोग हैं। फिर से हम एक बार पूरा प्रश्न पढ़ लेंगे और पता करेंगे फिक्स स्थिति किसकी है। क्यू और एन के बीच 3 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, एम और ओ निकटतम पड़ोसी है, ओ पंक्ति के सबसे दाहिने छोर पर है। अब यहां से हमें ये पता चल गया कि ओ जो है पंक्ति के सबसे दाहिने छोर पर है, तो ये आपका दायां पक्ष हो गया, ये आपका दायां हो गया और ये आपका बायां हो गया। तो कहता कि इस लास्ट पर कौन है, ओ है, और कहता कि एम और ओ निकटतम पड़ोसी है, तो ओ के दाहिने तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पर होगा ओके, एम और ओ निकटतम पड़ोसी हो गया। अब कहता है क्यू और एन के बीच 3 लोग बैठे हुए हैं, क्यू और एन के बीच में 3 लोग हैं, अभी भी इससे रिलेशन नहीं मिल रहा है। आर एन के तुरंत बाएं हैं, आर और एन के बीच में भी यहाँ रिलेशन अभी नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं एन की वैल्यू, मान लिया कि एन यहाँ पर होगा। कहता कि आर एन के तुरंत बाएं है, एन के दाहिना तो एम आ गया, तो एन के तुरंत बाएं हम किसको लिख दिए, आर लिख दिए। अब कहता है क्यू और एन के बीच में 3 लोग बैठे, अभी एन के दाहिने तो कुछ नहीं ना होगा क्योंकि सबसे लास्ट में तो ओ रहेगा, जो भी होगा लेफ्ट में होगा। तो 1 लोग हो गया, 2 लोग हो गया, 3 लोग हो गया, और किसके बीच में कर रहा है, क्यू। तो क्यू और एन के बीच में 3 लोग होंगे, एम और ओ निकटतम पड़ोसी है, ओ दाएं छोर पर है, आर एन के तुरंत बाएं हैं, तो मतलब ये हमको मिल गया। अब क्वेश्चन क्या पूछता है, पंक्ति के बाएं छोर से 5वें स्थान पर कौन है, बाएं छोर से देखिए 1
2, 3, 4 और 5। तो 5वें स्थान पर कौन है? एन है। तो एन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होंगी। अगला है, कहता है कि दी गई अभिक्रिया में एक अपचायक रूप में कार्य करता है। कौन कार्य करता है अपचायक रूप में? तो देखिए, अपचायक का मतलब हो गया यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, ये सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड CO जो है, यहाँ पर ये अपचायक रूप में कार्य करता है। मतलब ये Fe2O3 को Fe में बदल दे रहा है। Fe2O3 यहाँ था, तो ये किस में बदल रहा है? Fe में बदल रहा है। कौन? ये CO। तो यहाँ पर अपचायक रूप में कौन कार्य कर रहा है? CO कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कुछ पंछी है अलग अलग कलर के, एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। अगेन ये पंक्ति वाला क्वेश्चन है। देखिए ये सभी क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, बस जरूरत होता है थोड़ा सा ध्यान दे करके बनाने की। ठीक है, अभी इनका कंडीशन देते हैं, उत्तर के मुंह करके बैठे होते, इनके लिए भी एक हमने लाइन ड्रॉ कर लिया और उत्तर डायरेक्शन मार्क कर लिए। काला पक्षी लाल और ग्रे के दोनों निकटतम पड़ोसी था, यानी जहां पर ब्लैक होगा, ठीक है, अभी यहाँ पर लास्ट में स्थिति नहीं पता चल रहा है, पूरा प्रश्न पढ़ेंगे तो। अब कह रहा है कि देखिए ये तो बता दिया कि काला पक्षी यानी कि बीच में जो ब्लैक होगा वो ग्रे और लाल दोनों का, एक तरफ हमने ग्रे लिख लिया, एक तरफ हमने रेड लिख लिया, दोनों का पड़ोसी हो गया ये। ठीक है, पीला पक्षी हरे पक्षी के दाईं ओर बैठा था। अब यहाँ पर पीला का तो हरा से कोई रिलेशन यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तब आगे बढ़ेंगे। नारंगी और लाल के बीच 3 पक्षी बैठे थे। अब यहाँ पर आपको नारंगी और लाल, जो यहाँ पर लाल है, देखिए यहाँ पर रेड है, तो कहता है कि नारंगी और लाल के बीच केवल 3 पक्षी बैठे थे और तीनों सफेद थे। तो लाल है तो हम यहाँ पर 3 पक्षी ले लिए, यहाँ पर आगे ऑरेंज के पास, और ये तीनों क्या है? वाइट है, तीनों ही हमारा वाइट बैठे हुए हैं। इधर भी हो सकते थे, लेकिन हम मान के चले हैं कि यहाँ पर लेफ्ट में होंगे, अगर नहीं आप फॉलो करेगा तो राइट में चलेंगे। पीला पक्षी काले पक्षी के दाईं ओर से तीसरे पर था। अब देखिए ये ब्लैक है, ब्लैक के दाईं ओर से 1, 2 और 3, तीसरे पर है कौन? येलो। पंक्ति के सबसे दाहिने और पंक्ति के सबसे दाएं छोर पर, देखिए हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सबसे दाहिना कौन है? येलो, और सबसे बायां कौन है? ऑरेंज। तो पीला और आपका नारंगी, देखिए आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नारंगी हो गया आपका बाएं छोर पे और पीला हो गया आपका दाहिने छोर पे, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, 3 कथन अगेन है और उसका निष्कर्ष दिया हुआ है। देखते हैं, कुछ बिस्तर टेबल हैं, तो हमने यहाँ पर बेड लिख लिया और यहाँ पर लिख लिया हमने टेबल। उसके बाद कुछ मेज अलमारी है, अब इसमें कोई रिलेशन ही नहीं है, यहाँ पर कह दिया मेज, और कुछ मेज क्या है? अलमारी है। कुछ अलमारी कुर्सी है, तो अलमारी को यहाँ चेयर में लिख दिया। निष्कर्ष क्या है? कुछ कुर्सियां बिस्तर हैं। अब देखिए कुर्सी यहाँ बेड कैसे हो गया? कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है। ठीक है, उसके बाद कुछ बिस्तर अलमारी है, यहाँ पर बेड और अलमारी में भी रिलेशन नहीं है, तो कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, ना तो 1 और ना ही 2, कोई भी निष्कर्ष यहाँ पर अनुसरण नहीं करता है। इसका करेक्ट आंसर ये बनेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक आपको ग्राफ दिया है, कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान बेचे गए उत्पादों को बताता है। देखिए ये आपका आ गया टीवी, ये आपका आ गया एसी, ये आपका आ गया फैन, और ये हो गया ओवन, और ये आ गया गीजर्स जो भी है गीजर, और ये आ गया मिक्सर। इतना इतना परसेंटेज में ये बेचे जा रहे हैं। कहता 2021 का ये डेटा है, कुल संख्या 16,800 है, यानी कि कुल संख्या आपको कितना दिया हुआ है? 16,800 सामान ये बेच रहा है सब मिला करके। तो कहता है कि आरेख का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। प्रश्न क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि दुकान में ओवन की तुलना में कितने पंखे बेचे गए, अधिक बेचे गए? तो ओवन कितना है? 8%, और फैन कितना है? 28%। तो दोनों के बीच में कितना अंतर है? ओवन है कितना? 8%, और फैन कितना बेचा गया? 28%।
तो देखिए टोटल यानी कि फैन कितना बेचा गया ज़्यादा, 20% फैन बेचा गया। तो ये 16,800 किसके बराबर है, 100% के बराबर है ना। तो 1% कितना के बराबर हो गया, 1% यहाँ पर 168 के बराबर हो गया। तो 20% कितना के बराबर हो गया, तो 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे 168 से। कितना आसान सा क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा 16 दूनी 32, 8 दूनी 16। कहाँ चले गए, हाँ। तो यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 20 को 168 से, 68 के 2 से मल्टीप्लाई कीजिए ना, आपको 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 1 13, 8 दूनी 16, ठीक है। एक बचा, 6 दूनी 12, 1 13, 1 2 का 2 और 1 3, और एक जीरो था पहले से, तो 3360, 3360 आपका सही आंसर हो गया। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला है, कहता है कि धातु का सही गुण क्रम क्या है। धातु के धात्विक गुण का सही क्रम बताइए। तो इस तरह का आपको धात्विक गुण क्रम आवर्त सारणी में देखने को मिलता है कि सबसे ज़्यादा होता है, सबसे कम होता है मैग्नीशियम का, उससे ज़्यादा होगा सोडियम का, बेरिलियम का। यहाँ कहता है कि परिपथ में कुल धारा की गणना करें। धारा निकालना यानी कि आई की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना, क्या होगा, दिया क्या है, दिया है हमको रेसिस्टेंस एंड वोल्ट, यानी भी दे दिया है कितना, 4 वोल्ट दिया है, और रेसिस्टेंस आपको दिया है। सीरीज में अगर कुछ रहता है ना तो हम डायरेक्टली उसको जोड़ देते हैं, तो आर की वैल्यू हो जाएगा 2 + 2 बराबर मिलके कितना, इक्वल टू 4 ओम दिया है। हम जानते हैं भी बराबर आई आर होता है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, भी बट्टा में आर। तो भी का वैल्यू है 4, आर का भी वैल्यू है 4, तो कट के कितना हो गया 1, तो 1 एम्पियर हो जाएगा किसका, आई की वैल्यू। इस तरह से आप इसका करेक्ट आंसर कर सकते हैं, 1 एम्पियर। चलिए अगला है, श्री शर्मा, गुप्ता और सिन्हा ने एक व्यवसाय में कुछ पैसों के साथ निवेश किया। 6 महीने बाद शर्मा व्यवसाय से अलग हो जाते हैं। तो शर्मा ने 6 महीने के लिए कितना पैसा लगाया, 4,000 का। तो लिख लेते हैं 6 महीना में 4,000 का पैसा लगाया, ठीक है। उसके बाद रेशियो निकालते हैं, और 8 महीने के लिए कौन कौन लगाया है, 8 महीने के लिए गुप्ता जी लगाए हैं। तो 8 इंटू आपका कितना, 8,000 का, और फिर भी ये भी 8 महीने पर लगाए हैं 6,000 का। तो 8 महीने पर ये भी लगाए हैं 6,000 के लिए। यानी इन तीनों ने जो निवेश किया ना उनका हम रेशियो निकाल लेते हैं। तो निवेश किया है कितना, देखिए हो गया 24,000, और 8 8 64,000, और ये हो गया 8 8 48,000 का, ठीक है। तो इन्होंने इस रेशियो में निवेश किया है। 12 से कट सकता है, 8 से कटेगा, 8 3 का 24, 8 8 64, और 8 6 48। इस रेशियो में इन्होंने क्या किया है, निवेश किया है। अब लाभ हुआ है कितना का, 34,000 का, 34,000 का लाभ हो गया है, ठीक है। तो लाभ में पूछता है कि गुप्ता का अंश क्या होगा। ये कौन थे, शर्मा थे, ये गुप्ता हैं, और ये हमारा सिन्हा जी हैं। तो किसका पूछ रहा है, गुप्ता का अंश, यानी कि इसका। तो 64 यानी कि 8, देखिए क्या करेंगे, 8 बट्टा और डिवाइड कर लेंगे सबको जोड़ के, 8 6 14 3 17, 17 से कटा दीजिए 2 बार में, तो 2,000, 8 दूनी 16, तो 16,000 इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उसको 16,000 का लाभ मिलेगा। 34,000 रुपया लाभ हुआ, तो 16,000 रुपया गुप्ता जी को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा 2022 में शुरू किए गए उपभोक्ता जागरूक कार्यक्रम का क्या नाम है। तो उसका नाम है उपभोक्ता सशक्तिकरण सप्ताह। चलिए अगला क्वेश्चन है, कुछ महिलाओं में अंडावाहिनी अवरुद्ध हो जाती है। ये महिलाएं बच्चे पैदा करने में असमर्थ होती हैं क्योंकि शुक्राणु निषेचन के लिए अंड तक नहीं पहुंच पाते हैं। बायोलॉजी का अगेन क्वेश्चन है, कहता है कि कुछ सलाह दिए गए हैं चरण, कहता है गलत चरण का गलत कौन इसमें से आपको बताना है। तो युग्मज को बाहर रखा जाता है और विकास एक परखनली में होता है। ये आपका स्टेटमेंट गलत है, बाकी सभी यहाँ पर सही है। स्टेटमेंट का डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ को समझाने जैसी बात नहीं है। अगला है कि 8 लोग हैं, 8 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। कुछ लोग हैं 2 मंजिल जिसमें से खाली रहती है, तो नाम करना है, नामकरण कर लीजिए। मंजिल नंबर सबसे नीचे है 1, फिर 2 3 4 5 6 7 और 8। कहता है कि सबसे ऊपरी मंजिल 8 है, सबसे निचली मंजिल 1 है। एच मंजिल संख्या 1 पर रहता है, लिख लिए। और
के 2 नंबर पे रहता है, तो यहाँ पर के को लिख लिए। पी 8 नंबर पर है। जेड के ठीक ऊपर और जेड के ठीक नीचे एक मंजिल खाली है, यानी कि जेड जहाँ पर रहता है उसके ऊपर और उसके नीचे दोनों ही एक जगह खाली है। ठीक है। जी की मंजिल उस मंजिल के ठीक ऊपर है जिस पर एल रहता है। अभी हमको जी का भी स्थान नहीं पता है, ना एल का पता है। अब कह रहा है कि जी का मंजिल पी के ठीक नीचे, जहाँ पी है ना उसके ठीक नीचे क्या है, जी है। और कहाँ कहता है, जी की मंजिल उस मंजिल के ठीक ऊपर है जिस पर एल रहता है, तो जहां पर एल रहता है एल के ठीक ऊपर हमारा जी है। अब कहता है कि आपको जेड लिखना है जिसके ऊपर है वो खाली है और जिसके नीचे भी है वो खाली है। तो इस तरह से हमने सबका नामकरण कर लिया। कहता है कि मंजिल संख्या 4 पे क्या रहता है, तो 4 पे कौन रहता है, देखिए 4 पे कौन है, जेड है। तो हमारा जेड इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, आपको सिर्फ इसको सॉल्व करने में सिर्फ माइंड को शांत रखना है और कुछ नहीं। अब इसी एक अगेन आपको दिया हुआ है, कहता है कि आपको इसका वैल्यू निकालिए। क्या है, 1/cot²x। तो 1/cot²x की जो वैल्यू होती है ना, 1 + cot²x, ये होता है आपका cosec²x। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/cosec²x प्लस ऊपर है कितना, tan²x डिवाइड बाई 1 + tan²x इसके बराबर होता है sec²x के बराबर होता है। इसको लिख लिए। ये स्क्वायर है, टोटल का स्क्वायर है, यहाँ भी टोटल का स्क्वायर है। अगेन है 1/1 + tan² अगेन sec²x। इसको सॉल्व करते हैं। cosec² यानी पावर 4 हो जाएगा। 1/cosec का मतलब होता है सेक, सॉरी साइन, साइन का हो जाता है तो ऊपर जाएगा तो बन जाएगा साइन के पावर 4x प्लस, देखिए यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे sin²x डिवाइड बाई cos²x इंटू 1/cos के पावर 4x। ये सेक है, 1/cos यानी कि सेक कॉस होता है, 1/cos यानी कि सेक होता है, तो पावर दो मिलकर 4 हो गया। तो देखिए 2 यहाँ से कट गया तो 2 यहाँ पर कट गया, ऊपर जाएगा तो 2 बच जाएगा। और 1/sec² का मतलब होता है cos² का, यानी कि हम लिख सकते हैं साइन के पावर 4x प्लस sin² इंटू कॉस ऊपर चल जाएगा तो बचेगा cos² और प्लस अगेन cos²। इन दोनों में देखिए sin² कॉमन है, तो यहाँ पर sin² कॉमन कर लिए, क्या बचा sin² प्लस cos², और यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास cos² बचा हुआ है। इसकी वैल्यू 1 होती है तो यहाँ मिल गया हमको sin² और यहाँ मिल गया cos²। अगेन इसकी वैल्यू 1 होती है तो फाइनल आंसर आपका क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पादपों में उत्सर्जन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है। तो यह है वाष्पोत्सर्जन, विसरण और भंडारण। अगेन आपको एक सीरीज दिया हुआ है, यानी कि कह रहा है कि 45, 52, 61, 73 और 90। यहाँ पर नहीं पता है, देखिए 45 से 52 कितना का अंदर आ रहा है इसमें, +7, 52 से 61 +9, यहाँ पर देखते हैं +12, यहाँ पर देख रहे हैं तब +17, यानी ये सब बढ़ रहा है। तो 7 2 9 3 12 4 17, यानी कितना बढ़ा, 2 3 12 5 17, यहाँ से बढ़ा के कितना 2, यहाँ से बढ़ गया 3, यहाँ से बढ़ा कितना 12 5 17, यानी कि 3 5, फिर यहाँ पर क्या बढ़ेगा 7 बढ़ेगा, नहीं ना, 3 5 7 इस तरह से बढ़ रहा है। तो 7 बढ़ेगा, 17 में 7 जोड़ेंगे तो क्या होगा 24, यहाँ पर +24 कर देंगे। 90 में 24 जोड़ेंगे तो आ जाए कितना 114, तो आंसर हो जाएगा आपका 114। अगला है कि सागा दावा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। ये बौद्ध समुदाय के लिए महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक होता है। ठीक है, गौतम बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु का प्रतीक क्या होता है, उसके रूप में ये त्यौहार आपको ये मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समरूप त्रिभुजों का गुण नहीं है। कौन सा गुण इसमें से नहीं है, तो ये लास्ट वाला इसका होगा, दो कोणों का अनुपात माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होता है, ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है। अगेन कहता है कि ये आप सीरीज दिया हुआ है और सिंबल को बदल देते हैं, यानी कि 42 7 24 6 3, और कहता है कि प्लस और भागा को बदल दिया जा रहा है, यानी भागा के जगह पर प्लस और प्लस के जगह पर आपको भागा, और गुना और माइनस को बदल दिया जाता है, यानी यहाँ पर गुना था तो माइनस और माइनस था तो गुना।
कहता है कि इसको सॉल्व कीजिए, क्या आएगा। बोडमास का रूल को फॉलो करता है। तो देखिए सबसे पहले भागा लगेगा, ये हो जाएगा 6, उसके बाद यहाँ पर 24 लिख दिए और फिर यहाँ पर गुना होगा 18, ठीक है। 18 में से 24 गया आपका 6 बना, तो इसका करेक्ट आंसर मिल गया आपका 6 + 6 मिलके 12, 6 यहाँ का और 6 यहाँ का मिलके क्या हो गया 12 करेक्ट आंसर होगा। अगेन है रेडॉक्स अभिक्रिया, एक अभिक्रिया है, अभिक्रिया ZnO+C। कहता है कि ये किसका उदाहरण है इसमें से। कहता है कि रेडॉक्स है, ऑक्सीकरण होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि जिंक ऑक्साइड जो है जिंक में अपचयित किया जा रहा है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला है 2 अंकों की संख्याओं का योग 9 है। मानते हैं कोई 2 अंक है, x इंटू वाई 2 अंक की संख्या है, तो इसका योग जो है क्या है 9 है। और कहता है कि इकाई का अंक जो होगा ना, देखिए ये हो गया आपका इकाई का अंक, इकाई यानी 1, और दहाई यानी कि ये हो गया दहाई। कहता है इकाई का जो अंक है, अंक के 5 गुना से 6 अधिक है, यानी कि यह संख्या है ना, जो कौन सी संख्या है, दहाई का अंक। दहाई का मतलब 10 का मल्टीप्लाई और इकाई का अंक मतलब y। तो ये आपका ये संख्या बन गया। तो ये संख्या क्या है 5x 5y + 6 क्या है, इकाई के अंक से 5 गुना से 6 अधिक है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या बनेगा, और इसको सॉल्व कर लीजिए। दोनों को सॉल्व करने के बाद आपको x और y का मान निकल जाता है यहाँ से। पहला तरीका यह है। दूसरा तरीका है कि आप देखिए कर रहा है कि इकाई का अंक 5 गुना से अधिक है, यानी कि यहाँ जो भी प्लेस पर होगा इसका 5 गुना आप +6। अब देखिए 45 है, तो 5 का 5 गुना कितना होगा 25, और 6 मिलेंगे कितना 31 आना चाहिए, लेकिन यह 45, तो आंसर नहीं है। ऑप्शन से अगर बनाते हैं तो 8 आता है, 8 का 6 गुना कितना, 8 इंटू 6 48, सॉरी 8 का 5 गुना 8 5 40 और मिलके 6 बनेगा 46, तो है यहाँ पर 18, यह भी गलत है। 7 का देखते हैं, 7 का 5 गुना करेंगे कितना 35 और 6 मिलेगा तो क्या 41 होना चाहिए, तो यहाँ भी नहीं होगा, ये 27 दिया है। अब देखते हैं 6 का, तो 6 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 और मिलेगा 6 क्या बनेगा 36, तो देखिए 36 यहाँ पर करेक्ट है। तो यहाँ से भी आप बना सकते हैं, अदरवाइज आप इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, और x में आप मिलिएगा x बराबर 3 आता है, और 3 आने के बाद इसमें पुट कीजिएगा तो मिल जाएगा आपको 36, y का वैल्यू यहाँ पर आपको 6 मिलेगा। तो ये तरीका है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगला कहते हैं इस समीकरण को किस तरह से लिखा जा सकता है। ये समीकरण है, इसको तोड़ देना है 6x + 9। हम जानते हैं कि 6 को इस तरह से तोड़ना होता है बीच वाले का, कि जोड़ने घटाने पर ये बीच वाला है और गुना करने पर आपका लास्ट है। मतलब हम इसको लिख सकते हैं x² - 3x - 3x, जोड़ेंगे तो 3 3 6, गुना करेंगे तो 3 3 का 9। अगेन इसको आप कॉमन ले लीजिए, x - 3 और -3 यहाँ कॉमन लेते हैं तो x माइनस यहाँ भी 3 बराबर 0, तो बन गया x - 3 इंटू x - 3 = 0, यानी x - 3 का होल स्क्वायर बराबर 0, हम इसको लिख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका x - 3 का होल स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल शब्द के वर्णमाला क्रम में, देखिए ऑप्टिकल है हमारा OPTICAL। कहता है कि स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में आने वाले उसके बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। मतलब इसमें जो भी स्वर है, स्वर का मतलब कौन है A E I O U, तो ओ के बाद क्या आता है MNOP, ठीक है। अब कौन है ए है, ए के बाद क्या आता है बी, उसके बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। आई, आई के बाद क्या आता है GHIJ, इससे हमने बदल दिया। अब कहता है कि प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पहले आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। पी के पहले क्या आता है MNO, तब पी आता है। टी के पहले क्या आता है एस आता है, और सी के पहले क्या आता है बी आता है। एल के पहले क्या आता है, एल के पहले आपको GHIJ आता है। अब कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर इस प्रकार बने अक्षर के समूह में 2 बार आ रहा है। अब देखिए 2 बार कौन आ रहा है, 2 बार यहाँ पर बी आ रहा है, तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि अगेन इस समूह का आपको चयन करना है। कहता है कि आपको बताना है 11 - 3, 11 3 और 64 कैसे कनेक्टेड हैं,
ठीक है, और 17, 36, 11 ये कैसे कनेक्टेड है। अब देखिए हम लिख सकते हैं 11 माइनस 3 कितना हुआ 8, 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64, मतलब ये मिल जा रहा है। फिर देखते हैं 17 माइनस 11 कितना आ रहा है 6, और 6 का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा 36। इस तरह से इसमें जो फॉलो हो रहा है ये विकल्प नंबर ये 3 फॉलो हो रहा है, यानी 24 में से 11 जाएगा कितना बचेगा 13, यहाँ 24 में से 11 जाएगा कितना बचेगा 13, तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चुंबक जब किसी कुंडली के पास ले जाया जाता है, ठीक है, तो कुंडली में प्रेरित विभवांतर उत्पन्न होता है। क्या होता है जब हम कुंडली के पास चुंबक की गति को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो कुंडली में प्रेरित विभवांतर बढ़ जाएगा। अगला है कहता है कि आकृति में रेखा आई एम के समानांतर है, बिल्कुल है। कहता है कि कोण एक का मान ज्ञात करें, इसका आपको वैल्यू में निकालना कितना है। अब कहता है कि संगत कोण समानांतर कोण आप जानते हैं, शीर्षाभिमुख कोण के बारे में आप जानते हैं, तो हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि आपका ये दोनों कोण इक्वल होगा। कौन कोण, तो x प्लस 80 बराबर होगा 2x प्लस 10 का। तो 2x में से x जाएगा तो कितना बचेगा, x और 80 में से 10 जाएगा तो 70, तो x बराबर हो गया यहाँ पर 70 डिग्री। और जब ये कोण बराबर है तो ये कोण भी बराबर होगा ना, शीर्षाभिमुख कोण दोनों क्या होता है बराबर होते हैं। तो x का वैल्यू हमारा 80 है, x का वैल्यू 70 है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये भी x प्लस 80 हो जाएगा। तो x प्लस 80 का मतलब है 70 प्लस 80, यानी कि मिल जाएगा तो बनेगा 150। तो 150 डिग्री इसका सही आंसर बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि एक आपको सीरीज दिया हुआ है और आपको ये प्रश्न दिया है। कहता है पहला तत्व सम संख्या, पहला तत्व क्या है सम है, ठीक है, अंतिम तत्व भी सम है, ये भी सही है। दूसरा तत्व सम है और पांचवा प्रतीक है 2 3 4 5, नहीं ये गलत हो गया। चौथा तत्व एक प्रतीक है 3 1 4, नहीं ये भी गलत हो गया। यानी कि पहला ऑप्शन हमारा, पहला जो स्थिति है वो इससे मेल खा रहा है। कहता कि जब ऐसा है तो दोनों को पहले और अंतिम तत्व के कोड को आपस में बदल दिया जाना चाहिए। अब कोड को आपस में बदल दिया जाएगा, कैसे, क्या मतलब है। अब देखिए 4 के बराबर क्या है h है, तो h हमको यहाँ नहीं लिखना है, h कहाँ बदल देना है, h कहाँ होगा लास्ट में होगा। तो लास्ट में देखिए h का 3 ऑप्शन है, और 2 का क्या है, तो 2 का z है, तो z कहाँ होगा पहले, तो पहले में भी 3 ऑप्शन है। 6 की जगह पर क्या रखना है f, अब f यहाँ पर देखिए 2 में है इसमें नहीं है, तो ये हमारा कट गया। अब इन दोनों में से कोई एक होगा, ई है। अब देखिए 1 2 3 चौथा लेटर, 1 2 3 चौथा, 7 का क्या है m है, और 7 के जगह पर n यहाँ दिया है, तो ये भी आपका नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर बी नंबर। देखिए इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन होता है, जरूरत है तो आपको ध्यान देने की। अगेन दो संख्याओं का गुणनफल 1472 है, HCF 8 है, LCM क्या होगा, फॉर्मूला होता है LCM गुने HCF इज इक्वल टू संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल 1472 है, तो एलसीएम आपको निकालना है, एलसीएम इंटू HCF की जगह पर क्या दिया है 8, और गुणनफल है 1472। तो 8 से जब इसको कटाइएगा तो आपको बनेगा 184, तो एलसीएम मिल गया कितना 184, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगेन इनक्यूरेबल शब्द में, इनक्यूरेबल है फिर से INCURABLE, इनक्यूरेबल वर्ड है। कहता कि प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। अगेन स्वर कौन कौन होंगे, ए ई आई ओ यू, ठीक है, तो इसके बाद आने वाले अक्षर बदल देता है। आई के बाद क्या आता है, आई के बाद जे मिलेगा, STU, यू के बाद भी आएगा, ए के बाद हमको बी मिलता है, और ई के बाद एफ मिलता है। सिमिलरली जब एन है MNO आता है, और सी के बाद आपको डी मिलता है, आर के बाद आपको एस मिलता है, और बी के बाद सी मिलेगा। और सॉरी, यहाँ आपको बाद का नहीं लिखना है, यहाँ आपको पहले का वर्ड लिखना है, यहाँ आपको बाद का वर्ड नहीं लिखना है। क्या कहता है क्रम में, व्यंजन को
क्रम में आने वाले उसके पहले अक्षर से बदल दिया जाता है। तो M यहाँ पर होगा, C के पहले B होगा, R MNOPQR एंड A हो जाएगा, और L से पहले क्या होता है KL। ठीक है। अब कहता है कि इस प्रकार बने न शब्द में कितने स्वर होंगे। देखिए कितने स्वर मिल रहे हैं, एक A मिला, बस एक ही तो मिल रहा है, तो आंसर नंबर हो जाएगा हमारा 1। अगला है 51 नंबर क्वेश्चन है। कहता है निम्नलिखित में कौन से संसाधन की स्थिरता के लिए उपयोगी प्रयास है। संसाधन के लिए सीढ़ियों के बजाय लिफ्ट का प्रयोग करना, क्या यह संसाधन की बचत है? जी नहीं, ये तो संसाधन की बचत नहीं है, ये खुद की बचत है। निम्नलिखित में से कौन से संसाधनों की स्थिरता के लिए उपयोगी प्रयास है? हाँ, अनावश्यक लाइटें और पंखे बंद करना। ठीक है, ये हमारा अनावश्यक, तो बिजली के खर्चा, बिजली कम बचाएंगे। सीढ़ियों के बजाय लिफ्ट का प्रयोग करना, लिफ्ट का प्रयोग करेंगे तो बिजली उसमें खपत होगा ना, तो ये हमारा नहीं है। जल संरक्षण के लिए टपकते नल की मरम्मत करना, जी हाँ, जल को बचा सकते हैं। चीज़ों को स्टोर करने के लिए खाली कंटेनर का उपयोग करना, हाँ ये भी हो सकता है। और साइकिल चलाने के बजाय कार से स्कूल जाना, नहीं, यहाँ पर बचत नहीं है, यहाँ पर और तेल लगेगा वहाँ पर। तो ए सी डी इसका देखिए कहाँ ऑप्शन है, तो ACD यहाँ पर 3rd नंबर में ऑप्शन है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्याम उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है। तो हम पहले डायरेक्शन जानते हैं कि डायरेक्शन हमारा ऐसे होता है, यह हमारा नॉर्थ है ऊपर की तरफ में। ठीक है, तो उत्तर की तरफ पहले बना लिए, कितना चला, 10 मीटर। फिर बायां मुड़ा, ये दाहिना होगा तो बायां मुड़ेगा और 11 मीटर चलता है। फिर दाहिने मुड़ा मतलब इधर की तरफ मुड़ेगा और 13 मीटर चला। फिर दाहिने मुड़ा और 10 मीटर चलता है, यहाँ 10 मीटर गया। फिर वो बायां मुड़ेगा तो बायां हमारा इधर की तरफ में जाएगा और 14 मीटर चलता है यहाँ से जाने के बाद, 14, और अंत में 14 मीटर चला और फिर अंत में दाहिने मुड़ता है। अभी देखिए दाहिना आपका इधर आएगा, दाहिना मुड़ता है और 1 मीटर चला है खाली, तो ये 1 मीटर आपका चला है। और पूछता है कि शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है। शुरुआती बिंदु हमारा ये है, कितनी दूर है, देखिए यहाँ से जहाँ से चला था वहीं पर तो ये आ गया, 1 मीटर और ले लिया, कितना बचा, 10, 13 और 14। इन सबको आप जोड़ेंगे, ठीक है, तो 4 3 7 और 10 3 30, यानी कि 37 मीटर आ गया करेक्ट आंसर। अगला एक आरेख है, कहता है कि इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्न का उत्तर दें। मान लीजिए कि वर्ष 2020 में प्रति कंटेनर बेचे गए माल का औसत मूल्य 2019 के समान था, तो वर्ष 2000 में कुल निर्यात का अनुमानित मूल्य करोड़ों में क्या होगा। 2020 में कंटेनर संख्या अपरिवर्तित रहती है। और देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर ये वैल्यूज इन करोड़ है, क्वांटिटी इन थाउजेंड्स, ये करोड़ में है और ये थाउजेंड्स में है। 2018 में, 2019, 20 और 21 में दिया हुआ है इसका ये डेटा। तो 2019 में कुल निर्यात का मूल्य कितना है, 280 करोड़, और कंटेनर की संख्या कितनी है, 130 है। यहाँ पर कहता है कि 2019 में प्रति कंटेनर बेचे गए सामान का औसत मूल्य क्या होगा। यहाँ पर हम अगर औसत मूल्य निकालते हैं, औसत मूल्य क्या हो जाएगा, तो इसका हम रेशियो कर लेंगे, 280/130 कितना हो गया, 2.67 करोड़। होता है कि 20 में कंटेनर की संख्या अपरिवर्तित रहती है, 2020 में कंटेनर की संख्या अपरिवर्तित है, तो वर्ष 2020 में कुल निर्यात का अनुमानित मूल्य क्या होगा, तो ये अपरिवर्तित है तो ये हमारा 180 रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2.67 इंटू 180, यानी कि लगभग ये 387 करोड़ आ रहा है। देखिए इसका ऑप्शन है 387, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आपको इस चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और इसको शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में। आपको ये प्रीवियस ईयर का पूरा पेपर का मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ, आपको इसमें अपने तैयारी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है।
नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसके लिए है दीर्घकाल में सभी निर्गत निश्चित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1000 वाट रेटेड एक विद्युत हीटर 2000 वाट रेटेड गीजर का उपयोग दिन में प्रतिदिन